अपने दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये बातें ज़रूर जानिए। डिमेंशिया का खतरा सिर्फ उम्र या फिर किस्मत पर निर्भर नहीं करता। आपकी रोज़मर्रा की ऐसी कई आदतें हैं जो बड़ी भूमिका निभाती है। डिमेंशिया के लगभग 45% केसेस ऐसे कारणों के साथ जुड़ी हुई होती है जो हम चेंज कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से या फिर आनुवंशिक कारणों की वजह से होती है, जो कि सच नहीं है। ऐसे कई पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जिनको हम कंट्रोल करके नियंत्रित करके अपने ब्रेन हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है मिड लाइफ हाइपरटेंशन, मिड लाइफ डायबिटीज़, मिड लाइफ हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेसिफिकली ILDL, मिड लाइफ ओबेसिटी। ये चारों चीज़ें अगर किसी को है तो वो डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाती है। मिड लाइफ का मतलब है 45 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स का एज ग्रुप। अगर इस एज ग्रुप में किसी को हाई BP, हाई शुगर या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ज़्यादा वजन की बीमारी अगर है तो उसमें डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन चारों कंपोनेंट्स को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं या प्रिवेंट करते हैं तो हमारा डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद है विजन लॉस या फिर हियरिंग लॉस। विजन और हियरिंग हमारे दिमाग को इनपुट देती है या फिर स्टिमुलेशन देती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करता है। अगर किसी को दिखने में या सुनने में दिक्कत है उसकी वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसमें हियरिंग एड का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। किसी को कैटरैक्ट है तो कैटरैक्ट सर्जरी करना ज़रूरी है। ये दोनों इंटरवेंशन की वजह से डिमेंशिया का रिस्क कम हो सकता है। उसके बाद है लो एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी अगर कोई शिक्षित नहीं है, किसी ने पढ़ाई नहीं की है तो उसमें डिमेंशिया का रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग हायर सेकेंडरी के ऊपर पढ़े हुए होते हैं उनमें हाई कॉग्निटिव रिजर्व होता है जिसकी वजह से डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद है स्मोकिंग एंड अनहेल्दी अल्कोहल कंजम्पशन। इसकी वजह से भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है, तो ये चीज़ें भी कंट्रोल रखनी है या फिर बंद रखनी है। उसके बाद है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है तो उसमें भी डिमेंशिया का रिस्क ज़्यादा रह सकता है, तो इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। उसके बाद सोशल आइसोलेशन, अगर कोई सोशली आइसोलेटेड रहता है तो उसमें भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सामाजिक तौर पर सक्रिय रहना ज़रूरी है, अपने सोशल सर्कल्स मेंटेन करना ज़रूरी है, सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। उसके बाद है लेट लाइफ डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर कोई बॉक्सर है, फाइटर है, रेसलर है जिसकी वजह से बार बार उसको सिर पे चोट लग रही है, उसकी वजह से भी डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ सकता है। या और किसी कारण की वजह से चोट लग रही है तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। ये रिस्क फैक्टर आपको चौंका सकते हैं, सरप्राइज कर सकता है, बट एयर पोल्यूशन भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। स्पेसिफिकली 2.5 माइक्रोन से नीचे अगर पार्टिकुलेट मैटर है, ऐसे एयर पोल्यूशन की वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। फिर है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। याद रखिए, डिमेंशिया हर बार रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे कई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपना डिमेंशिया का रिस्क कम कर सकते हैं या फिर डिमेंशिया को डिले कर सकते हैं और अपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही डॉक्टर आधारित स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और सुझाव के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।